हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक रवानी है और आज हम लोग ओवरऑल सिलेबस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आप अपने लाइफ में कैसे सक्सेस कर सकते हैं, आपको किस रास्ते में चलना चाहिए कि आपका जो गोल है वो जल्दी से जल्दी आप अचीव कर पाएँ, ये सब टॉपिक में हम इसमें बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि कंपटीशन की दुनिया में आप हज़ारों के भीड़ में अपना एक सीट मेरिट लिस्ट में कैसे चढ़ा सकते हैं, हम इस टॉपिक पे इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। इसलिए हमको आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखें, कोई दोस्त आपके साथ ना रहे, ना ही कोई फैमिली मेम्बर, और साथ ही हेडफोन का यूज़ कर ले ताकि पूरा कंसंट्रेशन आपका वीडियो में बने और पूरे ट्रस्ट के साथ देखिए। और हम लोग इसलिए टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग आज डायरेक्ट शुरू करते हैं ओवरऑल सिलेबस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ध्यान से देखिए, हम लोग टॉपिक को ओवरऑल सिलेबस बोले हैं, सिर्फ सिलेबस नहीं बोले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ओवरऑल सिलेबस बोलने से मेरा मतलब ये है कि हम किसी एक एग्जाम को टारगेट करके ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम इस वीडियो को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं एग्जाम के, जिसको हम लोग मेनली ध्यान में रख के हम ये वीडियो बनाए हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि सेल, एनटीपीसी, डीआरडीओ, बार्क, इसरो, एनएसपीसीएल, आरआरबी जेई, VECC, HWB, IGCR, NFL और बहुत सारे एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये 2 मिनट टाइम लेकर हम अपने बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ताकि आपको वीडियो देखने में इंटरेस्ट बना रहे और ट्रस्ट के साथ आप वीडियो को देखें। तो 2 मिनट हम ये समय लेके बता रहे हैं कि देखिए, इसमें से हम कुछ एग्जाम का रिटन एग्जाम भी निकाले हैं और इंटरव्यू भी निकाले हैं, और मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी आया है और फाइनली हम जॉब में है भी। तो कुछ बताते हैं हम कौन कौन सा एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं और किस में हम इंटरव्यू निकाले हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि आपका ट्रस्ट बढ़े और वीडियो को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट के साथ देख पाए। तो देखिए, जैसे हमने कुछ का रिटन निकाला था, जिसमें से एक आपका सेल है, एनटीपीसी है, डीआरडीओ है और आरआरबी जेई है, VECC है, HWB है, IGCR है। तो जिसको अभी हम लोग टिक किए हैं वो सारे एग्जाम के हमने रिटन एग्जाम निकाला है और कुछ के इंटरव्यू भी निकाले हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान देख लीजिए। जैसे कि हमने सेल के इंटरव्यू निकाले हैं और इधर से VECC, HWB, हाँ, और आरआरबी जेई में तो इंटरव्यू नहीं हुआ था, इसका Tier 2 हुआ था तो उसको निकाले थे और मेरिट लिस्ट में नाम भी आया था। ये डीआरडीओ में मेरा मेरिट लिस्ट में 2 नंबर से फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम छूट गया था, और बाकी अभी जो हमने ब्लैक पेन से टिक किया है उसमें हमारे सारे एग्जाम में वो मेरे इंटरव्यू भी निकले हैं और हमको मेरिट लिस्ट में नाम भी आया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और आगे देखिए कि हम क्या बताने वाले हैं। और ये इधर भी एक चार्ट बनाए हैं, इस चार्ट में हम लोग क्या बताने वाले हैं उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी में ज़्यादा कम पूछा जाता है, किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा। तो हमने पूरा सारे एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए हैं, तो एग्जैक्ट डाटा तो हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन एक एवरेज और अप्रोक्सीमेट डाटा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन आप उस डाटा के माध्यम से आप सक्सेस बिल्कुल हो सकते हैं। तो देखिए, ओवरऑल सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चार्ट कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बेसिस पे बनाया गया है। तो देखिए, जैसे कि ज़्यादातर कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें टेक्निकल के 50 क्वेश्चन और नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बराबर वेटेज रहता है। ठीक है, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें 60 टेक्निकल और 40 नॉन टेक्निकल पूछे जाते हैं। कुछ में 70 और 30 का रेशियो रहता है।
किसी किसी में 80 और 20 रहता है, और किसी किसी एग्ज़ाम में तो ऐसा भी है कि 100 का 100 टेक्निकल पूछा जाता है, नॉन टेक उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो हम 50-50 बताए हैं ये बहुत कम ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में तो टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो चूंकि टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा रहता है तो हम लोग को पहला ज़्यादा फोकस अपना टाइम जो स्टडी में देते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस में देना चाहिए, टेक्निकल में। मान लीजिए आप 100% मिनिमम 10 घंटा तो आपको दिन भर में पढ़ना है, तो उसमें से 7 घंटा आप टेक्निकल में दीजिए और 3 घंटा नॉन टेक पे। तो और हम इसमें से एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं 70-30 मार्क्स वाला। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जाम में 100 मार्क्स है, तो मानिए कि टेक्निकल में हम 70 मार्क्स का बात कर रहे हैं, 70 मार्क्स, और नॉन टेक्निकल में 30 मार्क्स। ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है। 70-30 हम एक एग्जाम्पल लेके बताएं, 80-20 भी हो सकता है, और ये सब डाटा में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल 70-30 मार्क्स का लिया। तो देखिए अब हम लोग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या है, ये आपको समझ में होना चाहिए तैयारी करने से पहले। तो इसी पे बेस्ड हम वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो टेक्निकल पोर्शन है इसमें हम लोग को क्या देखना है कि टेक्निकल पोर्शन को मेरे अनुसार 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। हम उसको 4 ग्रुप में डिवाइड किए हैं, और ये 4 ही ग्रुप में क्यों डिवाइड किए इसका भी रीज़न है, उसको हम बाद में बताते हैं। पहले हम देखते हैं वो ग्रुप क्या क्या है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं टेक्निकल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप 1 की बात करते हैं। ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में देखिए कुछ सब्जेक्ट रखे गए हैं, जिसमें से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन, चौथा सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन। ग्रुप 1 में हमने 4 सब्जेक्ट रखा, इसके बारे में फिर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले ग्रुप में पहले डिवाइड कर लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप 2 की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरा हाइड्रोलिक मशीन। ग्रुप 2 में हम लोग 2 ही सब्जेक्ट को रखे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन। अब ग्रुप 3 की बात करते हैं। ग्रुप 3 इसमें मेनली थर्मल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स, दूसरा स्टीम बॉयलर एंड इंजन, तीसरा स्टीम नोजल एंड टरबाइन, चौथा आईसी इंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईसी इंजन। पांचवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, छठा कंप्रेशर एंड गैस टरबाइन, सातवां हीट ट्रांसफर और आठवां आरएसी मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इस तरह से ग्रुप 3 में हम लोग 8 सब्जेक्ट को रखे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रुप 4 की ओर। ग्रुप 4, तो ग्रुप 4 में जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसको ध्यान से देखिए क्या क्या। इंजीनियरिंग मटेरियल्स, दूसरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और तीसरा
वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, पहले वर्कशॉप टेक्नोलॉजी लिख लेते हैं। दूसरा में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, और तीसरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इसी तरह शेड्यूल में आपको पढ़ना भी है, पहले वर्कशॉप पढ़ना फिर प्रोडक्शन पढ़िए, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। चौथा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और एक सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी से भी एग्जाम में कहीं कहीं 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में सारे सब्जेक्ट को डिवाइड किए हैं। और हम डिवाइड क्यों किए हैं इसका भी जवाब आपको समझना पड़ेगा कि हमने 4 ही ग्रुप में इसको क्यों डिवाइड किया। ठीक है, देखिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि वो किस ग्रुप से क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी पड़ेगा। देखिए क्या है कि हम एक ग्रुप में इस 4 सब्जेक्ट को ही क्यों रखें, इधर से क्यों किसी सब्जेक्ट को इधर नहीं डाले, इसके पीछे भी रीजन है। देखिए क्या है कि जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट को हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के कॉन्सेप्ट को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में आईसी इंजन नहीं घुसा सकते हैं। यानी एक ग्रुप में एक कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट को रखा गया है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो सबसे पहले आप ग्रुप में जाइए कि किस ग्रुप से इस क्वेश्चन को पूछा गया, उस ग्रुप के सभी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रिमाइंड कीजिए और फिर देखिए कि उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में आपको थोड़ी आसानी पड़ेगी। और इस तरह से हम इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। ठीक है, अब कुछ नॉन टेक्निकल के भी सब्जेक्ट का बात कर लेते हैं। नॉन टेक्निकल में तो नॉन टेक्निकल में मेनली मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, करंट अफेयर, ये सब सब्जेक्ट हमारे नॉन टेक्निकल में पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या किसी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए ये सारे सब्जेक्ट जो हमने अभी लिखा ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा तभी उसका सरकारी जॉब लगेगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही कोई बंदा सक्सेस हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम कौन सा सब्जेक्ट को फॉलो करें, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दे कि हम जल्दी से जल्दी सक्सेस कर पाए। तो हम कुछ सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं, वीवीआई करते हैं। आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट को फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपका सक्सेस साल भर के अंदर तो कंफर्म होने वाला है। ठीक है, आप कंफर्म साल भर के अंदर अपना गोल को अचीव कर लीजिएगा। तो हम कुछ सब्जेक्ट को वीवीआई करते हैं, जैसे कि ग्रुप 1 की बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रखता है, मेनली एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चन रहता है। थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें तो इसमें मैकेनिज्म वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर इंपॉर्टेंट है, फ्लाईव्हील है। वो सब्जेक्ट की अभी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अंदर टॉपिक में हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स, इस ग्रुप में 2 सब्जेक्ट है, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन। अब हम लोग ग्रुप 3 की बात करेंगे तो ग्रुप 3 में थर्मोडायनामिक्स से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली साइकिल से और प्रोसेस से पूछा जाता है, आईसी इंजन से पूछा जाता है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर, शीटेन नंबर, ये सब पूछा जाता है। आईसी इंजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केप हेंजिंग, सुपर चार्जिंग, ये सब टॉपिक्स इसमें बहुत ऐसे टॉपिक्स है जो हर एग्जाम में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, और इधर से एक आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ग्रुप 4 की बात करते हैं, जो स्टार्टिंग का 3 सब्जेक्ट दिख रहा है वो तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और एगो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये तीनों सब्जेक्ट में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इसी 3 सब्जेक्ट से रहते हैं। इसी 3 सब्जेक्ट को तो किसी भी कीमत में एक भी क्वेश्चन को आपको मिस करना नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो अब मैथ्स में
नॉन टेक्निकल की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। 50% क्वेश्चन तो इसी से पूछे जाते हैं। तो ये हमने कुछ सब्जेक्ट को VVI किया है, हाईलाइट किया है। आप अभी अगर तैयारी की शुरुआत में हैं तो सबसे पहले आपको यही सब्जेक्ट फोकस करना चाहिए जो हमने अभी VVI किया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मार्क्स की। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 100 मार्क्स में 70 और 30 का अनुपात है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पे, तो किस सेक्शन से कितना मार्क्स पूछा जाता है। तो सबसे पहले ग्रुप 1 की बात करते हैं जिसमें से 4 सब्जेक्ट है, जिसमें 2 VVI है। तो इसमें से 70 में से अप्रॉक्सीमेट बात बता रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम में तो अलग अलग सेक्शन से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग मार्क्स का वेटेज रहता है। फिर भी एक ओवरऑल डाटा बता रहे हैं, आपको सब्जेक्ट को फोकस करने में ज़्यादा आसानी होगा, इस पर्पज से हम बता रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम किस पूछने का प्रोबेबिलिटी क्या है मार्क्स का, वो हम बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, 18 मार्क्स अगर ये सब्जेक्ट क्लियर करते हैं तो आपका 18 मार्क्स, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीन 2 सब्जेक्ट इसमें रखा गया, तो इसमें लगभग 12 मार्क्स पूछा जाएगा। इधर से 30 मार्क्स हो गया, और यह पूरा जो थर्मल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है इसमें 15 मार्क्स, और ये जो दिख रहा है ग्रुप 4 से हम लोग लगभग 25 मार्क्स। तो इस तरह से हमारा 70 मार्क्स क्लियर हुआ। इस तरह से ज़्यादा VVI वाला चैप्टर पढ़िए, ये सब मार्क्स आपको तुरंत पकड़ सकते हैं एग्जाम में। और नॉन टेक्निकल की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग से 50% मार्क्स पूछे जाते हैं, तो 30 का 50% यानी कि 15 मार्क्स। 15 मार्क्स आपसे मैथ और रीजनिंग के रहेंगे। जीके जीएस की बात कर ले तो इससे आपका लगभग 6 मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश 5 मार्क्स, और करंट अफेयर की बात करें तो 4 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से इसका 30 मार्क्स भी कंप्लीट हुआ। और एक बात याद रखें कि अगर अभी आप कंपटीशन के स्टार्टिंग में हैं तो ज़्यादा करंट अफेयर पे ध्यान ना दें, क्योंकि करंट अफेयर अभी आप स्टार्टिंग में तो मिनिमम तो साल भर आपका जॉब लगने में लगेगा ही। तो अभी जो करंट अफेयर पढ़िएगा साल भर होते होते वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे नए करंट अफेयर बन जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अभी आप एग्जाम दे रहे हैं और करंट अफेयर 2 साल पुराने वाले भी पूछे जाते हैं, स्पेशली रेलवे में ये सब देखने को मिलता है। तो इसलिए ज़्यादा करंट अफेयर पे फोकस अभी नहीं करना है। तो अभी आपको कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जो सब्जेक्ट आपके फिक्स है। जैसे कि अगर नॉन टेक की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स में आप परसेंटेज पढ़ लीजिए, आपका रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लीजिए। अब रीजनिंग की बात करें ब्लड रिलेशन पढ़ लीजिए। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसे हैं जिसको आप एक बार पढ़ लीजिए तो हमेशा के लिए उस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे और आपके मार्क्स उसमें बनेगा, ठीक है। और ये भी बात है कि जो मार्क्स आप मैथ्स और रीजनिंग में उठा सकते हैं वो आपका नेगेटिव होने का चांसेस बहुत कम रहता है। और अगर आप साल भर के अंदर जॉब लेते हैं या फिर आप 4 साल के बाद जॉब लेते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट्स कभी चेंज नहीं होते, करंट अफेयर चेंज हो सकता है। इसलिए करंट अफेयर पे ज़्यादा वेटेज टाइम का मत दीजिए, क्योंकि ये टाइम वेस्टेज भी करता है और मार्क्स का वेटेज भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट जो स्कोरिंग नहीं है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको पहले फोकस करना है, ठीक है। अब बात रहा कि जो VVI है उससे क्या मेरा फाइनल मेरिट बन जाएगा, तो आपका रिटर्न रिजल्ट जो है वो तो इतना में से निकल ही सकता है। और एक बात बताते हैं कि जब आपका रिटर्न रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप आपका हाई हो जाएगा, और रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू भी निकलेगा। तो पहले आप VVI को फोकस कीजिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो VVI नहीं है उसको पढ़ना भी नहीं है, उसको भी पढ़ना है। लेकिन आप एक पॉइंट पे नोटिस कीजिए कि अगर जो सब्जेक्ट VVI नहीं है आप उसको कभी नहीं पढ़ते हैं, फिर भी क्या आपके पास इनिशियली कोई उसका नॉलेज नहीं है, और इनिशियली भी नॉलेज है। आप 30% क्वेश्चन तो वो सब भी कर सकते हैं जो आप थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते। जैसे कि जीके जीएस हम लोग क्लास 1 से लेकर 10 तक में जीके जीएस हुआ, इंग्लिश हुआ, ये सब बेसिक्स नॉलेज तो हम लोग के पास है ही। तो हम लोग 30% क्वेश्चन तो इससे भी कर सकते हैं। तो जो VVI है उसको हम लोग 90% क्वेश्चन सॉल्व करने का हम लोग के पास एबिलिटी होना चाहिए। और जिसको हम VVI नहीं किए हैं, जो आपके पास ऑलरेडी 30% ताकत है उसको सॉल्व करने का, उसको बढ़ा के आपको 50 to 60% कैपेसिटी लाना है कि हम उसको सॉल्व कर पाए। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पहले किस में दीजिए, जो VVI है, ठीक है। तो इस तरह से आप सक्सेस कर सकते हैं।
और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी वीडियो हम आगे बनाने वाले हैं, ज़्यादातर वीडियो हम उस टॉपिक से बनाने वाले हैं जो VVI है। पहले हम नॉन-टेक को कवर करेंगे, उसके बाद ही पहले हम टेक्निकल को कवर करेंगे, उसके बाद ही हम नॉन-टेक पे जाएंगे। और वो भी टेक्निकल में पहले जो VVI है उसको कवर करेंगे और नॉन-टेक में पहले मैथ्स और रीजनिंग को कवर करेंगे। उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो आगे शेड्यूल बनाया जाएगा और आगे भी जो सब्जेक्ट बचेंगे उसको भी कवर किया जाएगा। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट यही है कि आगे जो भी वीडियो आएगा वो पूरे ट्रस्ट के साथ देखिए, पूरे इतना सोचिए कि जो भी हम बताने वाले पूरा फैक्ट बताएंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही पॉजिटिव साबित होने वाला है। तो आप उसको बहुत ही ट्रस्ट और ईमानदारी के साथ देखिए और मिनिमम 2 टाइम्स आपको देखना है। एक बार सुबह में देखिए वीडियो को, एक बार शाम में देखिए, आपका वीडियो क्लियर हो जाएगा, उस टॉपिक में क्लियर कट आइडिया बन जाएगा। रिटर्न एग्जाम में आप 100% एक्यूरेसी के साथ टिक कर सकते हैं और इंटरव्यू में भी अगर उस टॉपिक से पूछा जाए तो फ्रिक्वेंटली आप बोल भी सकते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो को, जो भी आगे आने वाला वीडियो है हमारा, उसको मिनिमम 2 टाइम्स आपको देखना है, ठीक है। और कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी आप मेरे बातों को सारों को फॉलो करते हुए आप जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव कीजिए और सफलता पाइए और अपने फैमिली को खुश कीजिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप अपने फैमिली को खुश तभी कर पाएंगे जब आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप सक्सेस हो जाइएगा तो कमेंट्स बॉक्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी एक मैसेज कर दीजिएगा। मुझे भी थोड़ा अच्छा फील होगा कि हमने कुछ जो वीडियो बनाया उससे आपका भी कुछ हेल्प हो गया और तो मुझे एक गर्व महसूस होगा, तो अच्छा लगेगा और आगे भी वीडियो बनाने में मुझे ताकत मिलते रहेगा, ठीक है। और एक बात और, जो आपके दोस्त अभी इनिशियल पीरियड में हैं, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले क्या पढ़े, कैसे सक्सेस हो सकते हैं, काफ़ी भीड़ है, ये सब पॉइंट जिसके दिमाग में चल रहा है उसको दूर करने के लिए आप इस वीडियो को एक बार उसको भी सेंड कर दीजिए ताकि वो देखे, उसको भी शेयर कीजिए, वो अच्छे से समझ पाए और जो बेस्ट रास्ता है उस पर चल पाए। और वैसे भी अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा वीडियो आपके लिए बेटर है, ये अच्छा वीडियो है आपके लिए, आगे जो भी वीडियो आने वाले हैं वो आपके लिए कितने अच्छे हैं, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे कितने साबित होंगे, वो तो आपको देखते ही पता चल ही जाएगा। तो आप इस चीज़ का तय कर ही सकते हैं कि उस वीडियो में टाइम देना सही है या फिर नहीं। तो आप इतने समझदार हैं तो जरूर देखिएगा और आगे भी वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमने एक बात और, हमने जो भी वीडियो बनाने वाले हैं आगे, वो सारे के सारे हम अपना 100% ईमानदारी के साथ और 100% मेहनत के साथ हम वो वीडियो बनाएंगे। और सारे एग्जाम को, जो हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किए थे, सारे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कि सारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उस सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही हम वीडियो बनाएंगे। तो आप पूरी ईमानदारी और पूरे ताकत के साथ देखिए और वीडियो में आगे जितने भी वीडियो आएंगे जरूर देखिएगा, बने रहिएगा, आपको सफलता गारंटी मिलेगी, 100% मिलेगी, मेरा वादा है आपसे। इसी के साथ हम इस वीडियो को आज कंप्लीट करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और नीचे लाइक भी कर दीजिएगा।